बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम पब्लिक वॉइस के साथ मैं हूं आपका मेजबान हमजा इश्तियाक। नाजरीन, इमरान खान साहब ने, परवेज इलाही साहब ने आखिरकार अपनी स्ट्रेटजी जो थी उसके कार्ड्स प्ले कर दिए और एतमाद का वोट हासिल किया। उसके लिए रातों रात उन्होंने एक प्लान बनाया, उस प्लान को एग्जीक्यूट किया और अपोजिशन को चारों खाने चित कर दिया। मगर अब बात यह है कि एतमाद का वोट लेने के बाद परवेज इलाही साहब ने समरी भी भेज दी है असम्बलियां डिसॉल्व करने की गवर्नर साहब को। गवर्नर साहब इस चीज के पाबंद हैं कि वो 48 घंटों के अंदर इस फैसले के ऊपर अमल दरामद करवाएंगे, क्योंकि आईने पाकिस्तान तो यही कहता है। अब इसका मतलब यह है कि पंजाब की हुकूमत जो है वो तो खान साहब ने तहलील कर दी है। इसके बाद खैबर पख्तूनख्वा की बारी है। खैबर पख्तूनख्वा की एक बड़े वजीर की जानिब से भी ये बयान आ चुका है कि जैसे ही पंजाब की असम्बली तहलील होगी, खैबर पख्तूनख्वा भी अपनी असम्बलियां तहलील कर देगा। अब नई स्ट्रेटजी भी खान साहब ने बना ली है, यानी खान साहब का जो मोमेंटम है टुवर्ड्स इलेक्शन, इसमें तेजी आती जा रही है और वाकई में नजर आ रहा है कि इस मरतबा कुछ ना कुछ होगा। इससे पहले खान साहब ने लॉन्ग मार्च भी किया इसी मकसद के लिए, अर्ली इलेक्शन के लिए। खान साहब ने एहतजाज भी किए, जल्द से जुलूस, पता नहीं क्या क्या किया। खान साहब ने एक बड़ी मुहिम चलाई थी इस सारे सिस्टम को। अब उस सिस्टम के ऊपर जो उन्होंने प्लान बनाया था, अब उसको एग्जीक्यूशन की जानिब लेकर जा रहे हैं। और कौमी असेंबली में भी जो एक क्योस है, इबहम है कि शायद तहरीक इंसाफ के MNAs ने उस तरीके से इस्तीफे नहीं दिए, क्योंकि स्पीकर कौमी असम्बली का एतराज आता है कि मैं इन इस्तीफों को कबूल नहीं करूंगा। अब खान साहब ने MNAs को हिदायत जारी कर दी है और ये प्लान तकरीबन जो है वो बन चुका है। कुछ ही देर में इसका ऐलान भी कर दिया जाएगा और उसको एग्जीक्यूशन की जानिब भी लेकर जाया जाएगा। वो ये है कि MNAs इन पर्सन नेशनल असम्बली के स्पीकर के पास पेश होंगे, अपीयर होंगे और अपना इस्तीफा जो है वो बाय हैंड उनको प्रेजेंट करेंगे। यानी वो इबहम जो है वो भी खत्म हो जाएगा और कौमी असम्बली से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो बची कुची थोड़ी सी वो अपोजिशन कहते हैं, वो भी बिल्कुल खत्म हो जाएगी। यानी कौमी असम्बली में भी एक बड़ी सियासी जमात यानी मुकम्मल अपोजिशन जो है वो खत्म हो जाएगी। तो कौमी असम्बली में सिर्फ हुकूमती बेंचेस रह जाएंगे। अब हुकूमती बेंचेस रह जाएंगे। अब सूबा जो आपका सबसे बड़ा है पंजाब, वो भी असम्बलियां डिसॉल्व कर देगा, खैबर पख्तूनख्वा भी असम्बलियां डिसॉल्व कर देगा और सिंध में भी तकरीबन 26 से 27 अरकान हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो तो बड़ा क्लियर कट पहले ही कह चुके हैं कि हम जो है वो जैसे ही वहां पर असम्बलियां डिसॉल्व होंगी, हम यहाँ पर भी इस्तीफे दे देंगे। यानी वो जो बात 66% वाली बात खान साहब करते हैं कि 66% जो पाकिस्तान का पॉलिटिकल सिस्टम है, जो टेरिटरी है, वो वैकेंट हो जाएगी और वहां पर कोई सिस्टम अवेलेबल नहीं होगा, तो हुकूमत के पास यही ऑप्शन होगा कि वो आम इंतखाबात या अर्ली इंतखाबात की तरफ जाए। अब इस सारी सूरत में देखना यह है कि पाकिस्तान बड़ी मुश्किल से जो है वो डिफॉल्ट की आवाजों से बचा है, डिफॉल्ट के खतरे से निकला है। हमारे दोस्त ममालिक ने हमारी काफी मदद की है। दोस्त ममालिक ने हमें हमारे कर्जे भी रोल ओवर किए हैं। कर्जे रोल ओवर करने के बाद हमें पैसे भी दिए हैं जिनीवा कन्वेंशन में, वो सैलाब की मद में हो या कैसे भी करके। लेकिन ऑल दो पाकिस्तान की फाइनेंशियल पोजीशन वो अब बेहतर है कदरे जो पिछले दिनों में हालात थे। इन तमाम चीजों के बाद देखना यह है कि अब अगर हुकूमत पाकिस्तान इलेक्शन की जानिब जाती है, तो क्या हम इकोनॉमिकली इन चीजों को टैकल कर पाएंगे, सरवाइव कर पाएंगे। ब्रेक पर चलते हैं, ब्रेक से वापस आकर इन्हीं सवालों का जवाब हासिल करेंगे। नाज़रीन, मेरे साथ रहिएगा। वी विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। स्टे विद अस। वेलकम बैक व्यूअर्स। अरे मौशियात कसम साहब मेरे साथ मौजूद हैं मेरी इनसे गुफ्तगू में। डॉक्टर साहब, क्या समझते हैं आप, अब पंजाब की असम्बलियां तो डिसॉल्व हो गई, उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियां भी तकरीबन डिसॉल्व हो जाएंगी। उसके बाद फौरी तौर पर इलेक्शंस में अगर हुकूमत चली जाती है, तो ये हमारी मईशत के लिए कैसा रहेगा शुगन? ये बदशगुन होगा, नेक शुगुन होगा, मईशत को धचका लगेगा, क्या समझते हैं आप? देखें, ये याद रखिएगा कि जब इलेक्शन होता है तो बहुत सारे लोग जो हैं जो मुख्तलिफ पार्टियों से इलेक्शन लड़ते हैं, वो पोस्टर भी छपवाते हैं, वो झंडे भी लगवाते हैं, वो घी के डिब्बे भी देते हैं, वो और बहुत तो कई कई लाख बल्कि करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, वो जो उन्होंने दबा के रखे होते हैं। तो मईशत में एक इंजेक्शन भी आता है। एक तरफ तो गवर्नमेंट का पैसा है जो इलेक्शन उस पे जो बैलेट पेपर है, जो सारा है, वो उसका हमें पता है कि वो कितना है और हमें पता है कि वो फेडरल गवर्नमेंट ने
कोई नए टैक्स लगा के या कर्जा लेके लेने हैं। मगर दूसरी तरफ ये जो कैंडिडेट सारा का सारा अपना कैंपेन करेंगे, ये एक इंजेक्शन है इकोनॉमी में, ये प्रिंटिंग प्रेस चलेंगी, लोगों के घरों का चूल्हा जलेगा, पोस्टर्स वाले बिल्कुल होंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। ये हम इसीलिए चाहते हैं कि 5 साल के बाद इलेक्शन होते रहें। उसमें एक तो वादे बहुत ज्यादा किए जाते हैं जो कई पूरे किए जाते हैं, दूसरा जो गवर्नमेंट डिसॉल्व होने से पहले बहुत सारे ऐसे सड़कें बनानी, नाले बनाने, खाले बनाने, ये खर्चे भी करते हैं। और तीसरा जो कैंडिडेट्स खर्चे करते हैं, इससे लोगों को बहुत सारा वो, क्योंकि ये जो इस वक्त प्रॉब्लम है इन्फ्लेशन की भी, अनएम्प्लॉयमेंट की भी, अनएजुकेशन की भी, लोग अपना हक मांगेंगे ना इस इलेक्शन में, और देखेंगे कि कौन उनकी मदद कर सकता है या कौन पार्टी उनकी मदद कर सकती है। कुछ लोग तो ऐसे हैं ना जो पॉलिटिकल पार्टीज के साथ जुड़े हुए हैं, मगर बहुत सारे लोग जो हैं वो अपने अपने इलाके में अपने मुख्तलिफ कैंडिडेट से कोई ना कोई खर्चा तो मांगेंगे, तो उससे इकोनॉमी एक हद की कैंप लगते हैं, बाकायदा तौर पर कैंप्स लगते हैं, खाने सब कुछ, यानी कि काफी ज्यादा इंडस्ट्री मुतहरिक भी हो जाती है। लेकिन इन सब में हुकूमत को तो मुआशी तौर पर फायदा नहीं होता ना, तो हमने तो अपने ज़र मुबादला के ज़खायर देखने हैं, तो वो इस हमारे लिए डाउनफॉल पे जाएंगे ऊपर। बात यह है कि ज़रे ये जो डॉलर के और फॉरेन एक्सचेंज है, ये तो आपके नीचे जा रहे हैं क्योंकि पैसे खरीदे जा रहे हैं और मुल्क से बाहर जा रहे हैं। ये तो गवर्नमेंट की या सेंट्रल बैंक की पॉलिसी है जिसने इस सारी खराबी की है। अगर आप देखें कि एक आध दिन पहले से जो रिपोर्ट आई है कि आपकी जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो हिस्टोरिकली बहुत कम हुआ है, डेफिसिट बहुत कम डेफिसिट हुआ है, क्योंकि आपने इंपोर्ट्स रोक दी हैं मगर एक्सपोर्ट्स हुई हैं। मगर और फिर पाकिस्तानियों ने भी पैसे भेजे हैं, अपने रिश्तेदारों को भी भेजे हैं जो फ्लड में, तो वो पैसा भी खाया गया है, वो पैसा भी कहीं जाया हुआ है, वो पैसा भी निकला है। सो उसका तल्लक इलेक्शन से नहीं है, उसका तल्लक बददयानत लोगों का है जो उस पैसे के ऊपर बैठे हैं। बिल्कुल ठीक। तो ये इलेक्शन होगा, हुकूमत बदलेगी तो शायद थोड़े से बददयानत लोग भी बदलें, थोड़े सा चीजें। सो मैं ये समझता हूँ कि डेमोक्रेटिक सेटअप में इलेक्शन 5 साल के बाद होना या 4.5 साल के बाद बहुत जरूरी है, उसका हिस्सा है। और इकोनॉमी और इंटरनेशनल लेवल पे IMF ये सारे आपकी नई हुकूमत को सपोर्ट करेंगे। ये जो आपको अभी ट्रेंच नहीं मिल रही, शायद वो मिलनी शुरू हो जाए। और सऊदी अरब और UAE ने भी जो वादा किया है वो उस इलेक्शन के बाद ही पैसे आएंगे। जाहिर सी बात है डॉक्टर साहब, जब क्यास खत्म होगा तो एतमाद बढ़ेगा सिस्टम के ऊपर, तो सिस्टम के ऊपर एतमाद से पैसा भी आएगा। लेकिन सब में देखना यह है कि इन्वेस्टर्स क्या सोचते हैं, इकोनॉमिस्ट क्या सोचते हैं कि सूबों के इलेक्शंस अलहदा अलहदा हों, अलग अलग हों, तो तब जाकर बेहतर रहेगा, या एक मरतबा तमाम आम इंतखाबात वाला माहौल बन जाएगा, आम इंतखाबात में जाया जाए तो वो बेहतर होगा मुआशरत के लिए। देखें, एक इलेक्शन ये हमारी जो ना सिर्फ मैशत, हमारी पॉलिटिक्स भी इजाजत नहीं देती कि 5 साल के बाद सूबों की मयाद पहले खत्म हो जाए और फेडरेशन की मयाद बाद में खत्म हो, क्योंकि फिर ये चेन रिएक्शन शुरू हो जाएगा ना, फिर सिर्फ इस साल का मसला नहीं होगा, अगली दफा भी ये प्रॉब्लम आएगा। सो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि एक ही इलेक्शन हो, एक ही बैलेट बॉक्स, एक तरफ प्रोविंशियल लग जाए, एक तरफ गुजरा जाए कि एक ही वो जो है स्टाफ, जो मेडिकल स्टाफ भी होता है, जो एजुकेशन का स्टाफ भी होता है, जो मिलिट्री का स्टाफ भी होता है, पुलिस का भी होता है, एक ही दफा इस सारे प्रोसेस के अंदर आए तो खर्चे बहुत कम हो जाएंगे। जब 2 दफा या 3 दफा इलेक्शन मुख्तलिफ होता है तो फिर ये खर्चे बहुत। अभी आप देखें कि अभी तो आपके पास प्रॉब्लम लोकल बॉडी के इलेक्शन का भी है कि वो भी इसी के साथ जुड़ा हुआ है कि पहले ये सारे जो आपका पार्लियामेंट के फेडरल और प्रोविंशियल के इकट्ठे हों, तो उसके बाद वो दूसरा प्रोसेस शुरू हो, ताकि ये सारी गवर्नमेंट्स खुद कई साल के लिए एक दूसरे के तावन के साथ मुल्क में जो भी फैसले करने। एक तखमीना जो लगाया गया, तकरीबन 2018 के आम इंतखाबात में 21 से 24 अरब रुपए तक का जो हुकूमत का खर्च था,
वो हुआ था। अब क्योंकि 2023 में हालात मुख्तलिफ हैं, हमारी इकोनॉमिकल पोजीशन मुख्तलिफ है, पॉलिटिकल सिचुएशन मुख्तलिफ है और ओवरऑल वर्ल्ड रिसेशन चल रहा है, हम उससे भी फाइट कर रहे हैं। तो इस मर्तबा यकीनी तौर पर कुछ लोग कहने वाले कह रहे हैं कि 40 अरब से ऊपर तक का सारा सिस्टम जा सकता है। तो हुकूमत के पास फौरी तौर पर इस तरह इतने पैसे तो नहीं हो सकते। तो कौन पैसा लाएगा, कौन सारे सिस्टम को जनरेट करेगा, कौन जो है वो, या फिर हमें कहीं से प्लस माइनस करना पड़ेगा कि यहाँ से निकाल कर पैसा यहाँ पर लगा लो, इसको बाद में देख लेंगे। ये क्या बेहतर सोल्यूशन होगा? देखें, पहली बात तो यह कि हाँ, ये सही बात है कि इन्फ्लेशन रेट को अगर लगाएं और डॉलर और रुपी रेट को लगाएं तो ये 35 बिलियन तो होगा। पहली बात तो यह है कि आपके पास एक परमानेंट इलेक्शन कमीशन है और उसका बजट हर साल आता है। उनको पता है कि कौन से साल में इलेक्शन होना है, तो उन्होंने कहीं ना कहीं इसकी प्लान किया होगा सोर्सेस का। ये बात मैं मान लेता हूं कि अगले बजट में शायद उसको प्लान होना था, वो इस बजट में आएगा। तो ये मेरा ये ख्याल है कि मिनी बजट लगा के, या जो बात आपने की है कि डेवलपमेंट बजट को कट लगा के जो पैसा देना था, मिसाल के तौर पर पंजाब गवर्नमेंट में जब ये पंजाब की असेंबली डिसॉल्व हो गई और केपी की डिसॉल्व हो गई, तो जो एमपीएस को पैसे देने थे डेवलपमेंट के लिए, वो पैसे अब आपके पास होंगे जो फिर आप इलेक्शन के सारे प्रोसेस में इन्वेस्ट कर सकते हैं। गवर्नमेंट के पास हमेशा से ये रहता है क्योंकि इसका तल्लुक बाहर के जो रिजर्व्स या उसके साथ नहीं है, इसका तल्लुक टैक्स सिस्टम के साथ है, इसका तल्लुक बजट के साथ है। तो कहीं ना कहीं प्राइम मिनिस्टर फंड भी होगा, कहीं ना कहीं प्रेसिडेंट फंड भी होगा, कहीं ना कहीं डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर होगा। इसके लिए मुआशरे के ऊपर कितना बोझ नहीं पड़ेगा? अगर तो नए टैक्स नहीं लगते तो बिल्कुल बोझ नहीं है। बिल्कुल ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, वैसे अगर ये अक्टूबर में होने जून जुलाई में नया बजट आएगा तो उसमें ये रख देंगे ना सारा अखराजात। याद रखिएगा कि हुकूमत का बजट जो है वो पहले अखराजात को देखता है और फिर सोर्सेस को देखता है कि ये पैसा कहाँ से आएगा। ये आपका और मेरा बजट है घर का, जिसमें हम पहले अपनी जेब देखते हैं और फिर खर्चा करते हैं। हुकूमत इसके उल्ट करती है, वो पहले खर्चा करती है फिर उसको देखती है कि कहाँ से पूरा करना है। जाहिर सी बात। अच्छा डॉक्टर साहब, वैसे क्या समझते हैं 2023 में हमें इलेक्शन में भी जाना है, ओवरऑल हमें वर्ल्ड रिसेशन और दीगर चैलेंजेस भी जो है वो फेस करने पड़ेंगे इकोनॉमिकली। सबसे बड़ा पाकिस्तान को इकोनॉमिकल क्या चैलेंज फेस करना पड़ सकता है 2023 में? देखें, सबसे बड़ा इस वक्त चैलेंज तो यही है कि आपके रिजर्व्स तकरीबन खत्म हो गए। आज 4.3 बिलियन कहा है स्टेट बैंक ने, और वो हर दफा खत्म हो रहे हैं। हालांकि अब आपके दोस्त मुल्कों ने कहीं ना कहीं वादा किया है, मगर एक हम ऐसा मुल्क जो इतना बड़ा भी हो, जिसमें नेचुरल रिसोर्सेज भी हों, जिसमें पानी रिसोर्सेज हों, जिसमें ह्यूमन रिसोर्सेज हों, वो मिसमैनेजमेंट और करप्शन और पिल्फरेजेस की वजह से इस हालात में चला जाए कि घुटने टेकने पड़े उसको दुनिया के सामने, तो ये मेरी समझ में नहीं आई। सिर्फ प्लानिंग की बात है। ये बात सही है कि आपके घर में सोना पड़ा हुआ है लेकिन फिर भी आप भूखे मर जाएं, तो सर ये वही सिचुएशन है ना पाकिस्तान की इस वक्त। तो ये मिसमैनेजमेंट वाली बात तो हम करते भी हैं, हमेशा से आप भी करते आए हैं, हम भी करते आए हैं, लेकिन फिर भी कोई ना कोई तो सोल्यूशन ऐसा हो ना, कुछ इसको लॉन्ग टर्म के लिए बना लिया जाए ताकि किसी की नाअहली इसके ऊपर इतना इफेक्ट ना करे। वो क्या हो सकता है पाकिस्तान? एक शर्त ये भी रखी हुई है कि अब आप अपने बजट के अंदर जो आफतें आती हैं उसके लिए फंड रखिए, हर दफा ना मांगिए। जिस तो तरह आपको अमेरिका का मनी रखना पड़ेगा, इसी तरह इलेक्शन के लिए भी रखना पड़ेगा। आपको जो है फिर ये है कि ये जो नई कारें खरीदते हैं जजों और ब्यूरोक्रेट्स के लिए, ये बंद करनी पड़ेंगी ना जी। ये आपके खर्चे गरीब मुल्क नहीं बर्दाश्त कर सकता। और वो शाही कौन करवाएगा सर? जी, इसी के अंदर आपकी जो ऐसे अदारे हैं जिसमें आप इन्वेस्ट कर रहे हैं और वो आपको कुछ नहीं दे रहा है, जिसको हम सफेद हाथी कहते हैं, IMF भी यही कह रही है कि इनको या बेच दीजिए या खत्म कीजिए ताकि बोझ ना पड़े। तो जब आप बेचेंगे तो फिर आपके पास कुछ ऐसे पैसे तो आ जाएंगे ना, जो फिर आप अपने कर्जे वापस करते हैं या अपने आप को रिहेबिलिटेट करते हैं। सवाल ये है
कि क्या आप रिफॉर्म्स कर सकते हैं या नहीं कर सकते, और मेरा ख्याल है कि वो नई गवर्नमेंट कर सकती है, ये नहीं कर सकते। जाहिर सी बात है हुकूमत के पास तो वो मैंडेट बचेगा ही नहीं रिफॉर्म्स करने के लिए। लेकिन ये भी तो एक चैलेंज होता है ना डॉक्टर साहब कि एक नई हुकूमत अगर आती है तो आते ही वो इतनी जल्दी रिफॉर्म्स इम्प्लीमेंट नहीं करवा पाएगी 2023। करता हूँ यहाँ एक छोटी सी बात आपको और मुझे याद आ जानी चाहिए कि अभी एक सेंसस भी करवा रहे हैं हम। हम्म। अगला इलेक्शन जो भी आना है उस सेंसस पे, और इस दफा शायद मोबाइल फोन और टैबलेट्स पे होगा वो सेंसस, अच्छा। जिसका मतलब ये शायद नादरा ने दे भी दिए हैं इलेक्शन कमीशन को कई हजार टैबलेट्स, जिसका मतलब ये है कि इमरान खान साहब वो जो इलेक्शन को ऑनलाइन करना चाह रहे थे उसकी एक शर्त तो शायद मानी गई है कि जब सेंसस हो सकता है मेरी तो इत्तला फिर इलेक्शन भी हो पायलट सकता है। प्रोजेक्ट के तौर पर कराची में शायद बल्दियाती इंतखाबात में इस्तेमाल किया जाए पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर, उसके बाद ही जी, फिर देखा जाएगा। मगर मगर वो आप देखिए अगर वो कामयाब हो जाता है तो आपके बहुत सारे पैसे बचते हैं, फिर वो सारी प्रिंटिंग और फिर वो सारा कुछ आ जाता है। वोट तो उसी ने डालना है ना जो जिसके पास नादरा का आईडी कार्ड है, वोट तो उसी ने डालना है ना जो 18 साल से ऊपर है अच्छा और वैसे रजिस्टर्ड आज है। खबर है सर, आज ही की खबर है कि वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने भी पेपर फ्री सिस्टम जो है पेपर फ्री गवर्नमेंट सिस्टम उसको जो है इनिशिएट कर दिया इस प्रोजेक्ट को, उस प्लान को। तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि हम पेपर से और इस तरह की ये पुरानी टेक्नोलॉजी से जो है छुटकारा पाकर नई टेक्नोलॉजी की तरफ जाएं। लेकिन जब नई टेक्नोलॉजी की तरफ जाना है तब तो हमने खतीर रकम वक्फ करनी है ना, तो उसके लिए भी जी, हमें मैं अग्री कर रहा हूँ कि अब ये ट्रेड ऑफ है, ट्रेड ऑफ दोनों है ना, कि अगर आप पुरानी टेक्नोलॉजी से जाएं तो उसके अखराजात और उसकी जो पिलफरेजेस और उसके जो कबातें हैं वो पॉलिटिकल भी हैं और इकोनॉमिक भी हैं, और नई टेक्नोलॉजी के साथ जाएं तो उसको समझना, उसके साथ प्रैक्टिस करनी, कौम की जो अमूमन अनपढ़ लोग हैं हालांकि मोबाइल इस्तेमाल कर लेते हैं, तो ये कहीं ना कहीं फैसले इलेक्शन कमीशन को करने पड़ेंगे बिल्कुल इस ठीक। सेंसस के ऊपर भी, क्योंकि वहां भी पैसा खर्च। ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक पर जाने में दोबारा कंटिन्यू करेंगे सर यहीं से आकर। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा, विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक, स्टे विद अस। वेलकम बैक व्यूअर्स। डॉक्टर कैसर असलम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर मौशियात हैं और बड़ी गहरी नजर रखते हैं मौशियत की। हमेशा से हुकूमत पाकिस्तान के लिए तजावीज़ भी अपने पास रखते हैं। बात यह डॉक्टर साहब कि सिचुएशन इस तरह की है कि बहुत जो डिफॉल्ट की आवाज़ें उठ रही थी पाकिस्तान में, तकरीबन वो तो ख़त्म हो चुकी ना। तो अब आप क्या समझते हैं कि हमारे पास कुछ हमारे दोस्त ममालिक ने हमें कर्जा रोल ओवर भी करने दिया है, कुछ हमारे पास वैसे भी खतीर रकम आई है। अब क्या समझते हैं कि ये हुकूमत या आने वाली हुकूमत क्या स्ट्रेटजी अपनाएगी या क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए हमें मामलात को बेहतर करने के लिए, ताकि हम दोबारा से 1 साल बाद 2 साल बाद ऐसी सिचुएशन पर ना फंसे? शुक्रिया। देखें, बात यह है कि मैं तो कभी भी नहीं समझता था कि पाकिस्तान डिफॉल्ट करेगा। मुझे ये पता था कि हमारे दोस्त ममालिक भी हमें रोल ओवर कर देंगे। पाकिस्तान एक स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट मुल्क है, अगर यहाँ कायोस आता है तो इर्द गिर्द भी मुल्कों में कायोस आता है। सो वो इशू बाकी ये कि इस महंगाई की वजह से, इस इंटरेस्ट रेट्स की वजह से आप और मैं अगर अपने बैंक का कर्जा नहीं दे सक रहे, इन बिल देने की जरूरत, तो हम लोग तो डिफॉल्ट किए हैं। हुकूमत के पास भी उस तरीके से पैसे नहीं हैं, मगर ये जो रिस्पाइट है ये आपको अगले 3 साल के लिए तो आपको ये 9-10 बिलियन किसी न किसी इन्वेस्टमेंट में आएंगे, प्रोजेक्ट लोन है जो भी है, मगर सस्टेनेबल नहीं है। हमारी इकोनॉमी किसी लेवल पे भी सस्टेनेबल नहीं है। हमें, आपने पूछा क्या करना पड़ेगा, अब सिर्फ वो शॉर्ट टर्म नहीं नहीं ना डॉक्टर साहब, मौजूदा सिस्टम के साथ सस्टेनेबल ये हमने बेहतर तो करना है इसे, वो बेहतरी क्या होगी? लॉन्ग टर्म लेना पड़ेगा ना। जिस मुल्क में हर साल 4 लाख बच्चे पैदा होते हों और उनकी तालीम और उनको इंटरनेशनल लेवल पे स्किल्स हम ना दे रहे हों, तो हम ये डिफॉल्ट के खर्चे रहेंगे। आप देखिए ना कि $30 बिलियन तो पाकिस्तानी बाहर से भेजते हैं मजदूर। तो अगर आप इन बच्चों को ही मजदूर बना लें इंटरनेशनल लेवल पे,
तो ये आपकी इकोनॉमी को चला लेंगे। इसी तरह हमारा छोटा किसान है, वो बनाता है और खा लेता है, आजकल वो डूबा हुआ है, मगर अगर आप उसको अच्छा बीज दे दें, आप वाटर रिजर्वायर्स दे दें, आप उनको जो है कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस उनका ठीक कर दें, Ease तो to वो business। आपकी इकोनॉमी चला लेंगे। 10 तरीके हैं इस मुल्क के पास बिजली पैदा करने के। आप बाहर से जो तेल से बिजली पैदा कर रहे हैं, आपका दूसरा बड़ा जो इंपोर्ट है वो खुर्दनी तेल है। अब आप देखें कि आप ये भी कहते हैं कि आप एग्रीकल्चर मुल्क हैं और खुर्दनी तेल भी बाहर से मंगवा रहे हैं, अनाज भी बाहर से मंगवा रहे हैं, तो ये आपकी सारी मिसमैनेजमेंट्स हैं। ये मिसमैनेजमेंट है। मैंने आपको गुज़िश्ता प्रोविंशियल गवर्नमेंट से पूछना पड़ेगा कि वो किधर हैं, आपकी सारे मैकेनिज्म जो टैक्स से आपके रखे हुए हैं, वो क्यों ये मिसमैनेजमेंट हो रही है, क्यों? पड़ेगा और पूछना तो बहुत कुछ पड़ता है ना, लेकिन सवाल ये कि जी, पूछेगा कौन? मैं यही और कह आप रहा हूँ कि ये कुछ कुछ गुज़िश्ता आपकी जमीन, पानी, बिजली, बच्चे, इन पे इन्वेस्ट करवा दें, प्राइवेट सेक्टर से करवाएं, खुद ना करें। खुद तो सिर्फ उसको मॉनिटर करें, इंटरनेशनल लेवल पे इन्वेस्ट करा दें। पार्टनरशिप का जो प्लान है, जो मंसूबा है, या वो कैसे हो सकता है? आप किसकी बात कर रहे हैं? तो पब्लिक मेरे पास वक्त बहुत मुख्तसर है डॉक्टर साहब। प्राइवेट पार्टनरशिप की बात कर रहे हैं। कुछ बोल सकते हैं जी देखें, हम वो कहते हैं वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। बिल्कुल हो सकता है चीजें। अभी आपने रैकेटिक का जो फैसला किया है कि 50% प्रॉफिट वो लेके जाएंगे, 50% पाकिस्तान, जिसमें से आधे बलोचिस्तान गवर्नमेंट को मिलेंगे और आधे, तो आप दुनिया के और मामलात में क्यों नहीं ऐसे करते? ये भी आपने कर दिया कि मजदूर को पूरी उजरत मिलेगी। डॉक्टर साहब, ये सोल्यूशन बेहतर होगा यानी कि पब्लिक प्राइवेट आपके पार्टनरशिप? पास मौके हैं, सिर्फ विल तो लाए ना। वही वो विल और नियत का फुकदान है ना डॉक्टर साहब। बहुत सवाल ये है कि आपने डॉलर कमाने कैसे हैं, और सवाल ये है कि डॉलर बचाने कैसे हैं। डेफिनेटली डॉक्टर साहब, मेरे पास वक्त खत्म हो चुका है सर। बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में वक्त देने के लिए, बड़ा क्लियर कट आपने बताया। नाजरीन, मुझे क्लोजिंग पर जाना है, आपका बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाजरीन, आपने तमाम गुफ्तगू सुनी। गुफ्तगू का हासिल मकसद यही था कि पाकिस्तान के पास बहुत सी चीजें हैं, अगर विल भी आ जाए तो पाकिस्तान तमाम चीजों को मैनेज कर देगा। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह।